गुड मॉर्निंग बच्चों एंड मोस्ट वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ 11th। बच्चों आज से यानी कि 1 तारीख से 1 मई 2021 आज से हम लोग 11th क्लास का ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, है ना। आप जिस बैच में इनरोल्ड हैं, जो सारे बच्चे मेरे इस बैच में इनरोल्ड हैं, उस बैच का नाम है दक्ष 1.0। ठीक, देखिए ऐसा है कि आज का जो लेक्चर है ना वो काफ़ी चीज़ों को समझाने में हेल्प करेगा और एक तरीके से आपके पूरे 11th क्लास के जर्नी को एक सही डायरेक्शन प्रोवाइड करने का काम करेगा। अभी तक आप 9th और 10th में चीज़ों को पढ़े, आपने किस ढंग से पढ़ा ये ना तो मेरे को पता है ना किसी और टीचर को पता होगा जिसके पास आप 11th पढ़ने जाएंगे, लेकिन इतना ज़रूर है कि अब आप कैसे पढ़ते हैं ये काफ़ी मायने रखता है। वैसे आप 9th क्लास में कैसे पढ़े हैं, आप 10th क्लास में कैसे पढ़े हैं, ये सारी चीज़ें कंक्लूड होके आपको 11th क्लास में कैसे पढ़ना है ये सिखाने पे ज़्यादा फोकस्ड करती है। लेकिन ठीक है, हम अभी 9th-10th की बातों को बहुत डिफरेंट तरीके से अलग रख रहे हैं। अभी मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि 11th क्लास किस ढंग से हम लोग पढ़ेंगे, क्या होगा मेरा तरीका आपको पढ़ाने का। और 11th 12th अच्छे से मैथमेटिक्स से पढ़ने के बाद आप कौन कौन सी चीज़ें हैं जिस पे कि अपना स्कोप सोच सकते हैं, जिस पे आप जा सकते हैं। तो मेरी बातों को ज़रा गौर से समझिएगा। अभी टेक्नोलॉजी का ज़माना है ना, और आप में से बहुत बच्चे इसके बारे में जानते होंगे, IIT, है ना। और इसके साथ मैं एक और चीज़ जोड़ दे रहा हूँ बच्चों, NIT। ये 2 चीज़ें मैं आपके साथ जोड़ दे रहा हूँ, ठीक है, IIT और NIT। अगर आप IIT की बात करें तो IIT का फुल फॉर्म होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और NIT का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये है क्या सर, ये IIT जो आपने लिखा और ये जो NIT आपने लिखा ये क्या है। सबसे पहले तो आप मेरे को ये समझा दो, समझने की कोशिश करेंगे। ये संस्था है यानी इंस्टीट्यूट है मेरे भाई। इंस्टीट्यूट स्कूल जैसे होता है ना, जैसे कॉलेज होता है, उस तरह से ये आपका इंस्टीट्यूट है। और इस इंस्टीट्यूट से आप जो डिग्री प्राप्त करते हैं पढ़ने के बाद वो असल में कहलाती है बीटेक की डिग्री, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। और इस डिग्री को प्राप्त करने के बाद आपके नाम के साथ एक प्रीफिक्स जुड़ जाता है इंजीनियर का, ER, है ना। और आप एक इंजीनियर के फॉर्म में लोगों को दिखने लगते हैं। अगर आपका नाम सोहन है तो अब आपका नाम हो जाएगा इंजीनियर सोहन, अगर आपने बीटेक किया तो। पहला चीज़। दूसरा फायदा इस IIT NIT से क्या है कि ये हमारे इंडिया के टॉप लेवल के इंस्टीट्यूट हैं। इससे ऊपर कोई इंस्टीट्यूट नहीं है जो आपको बीटेक कराए और इंजीनियरिंग की डिग्री दे। ठीक है। तीसरी बात, अगर आप यहाँ से इंजीनियरिंग करते हैं तो आपकी जो प्लेसमेंट होती है मेरे प्यारे बच्चों, वो प्लेसमेंट यानी कि आपका सीधा सीधा आपके शब्दों में कहा जाए तो आपको जो जॉब लगेगी वो काफ़ी अच्छे पैकेजेस की लगेगी। अच्छे पैकेज का मतलब सीधा सीधा तुम्हारे शब्दों में समझें तो आपको पैसा बहुत बढ़िया अमाउंट में मिलना स्टार्ट हो जाएगा अगर आप इन सब जगहों से करते हैं तो। लेकिन इस जगह पे पहुंचना उतना भी आसान नहीं है जितने कि लोग सोचते हैं कि सर फिर प्रॉब्लम क्या है, हम लोग यहीं से करेंगे। तो अगर ऐसा होता तो बहुत मुश्किल हो जाता। तो ये दोनों ही संस्थान मिलके एक एग्जाम कंडक्ट कराती है, JEE, जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम, है ना। JEE का एक एग्जाम होता है जो कि 2 लेवल पे होता है। पहला लेवल मेंस कहलाता है और दूसरा लेवल मेरे प्यारे बच्चों एडवांस कहलाता है। ठीक है, इस एग्जाम का पहला लेवल मेंस होता है और दूसरा लेवल एडवांस होता है। समझिएगा मेरी बात को। अगर हम मेंस की बात करें तो मेंस में मैथ्स पूछा जाता है, फिजिक्स पूछा जाता है और केमिस्ट्री पूछा जाता है। आप इसमें मैथ्स जानेंगे, फिजिक्स पढ़ेंगे, साथ साथ केमिस्ट्री के क्वेश्चंस आते हैं। अभी के हिसाब से टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 75 होते हैं। 25 आपका मैथ्स का क्वेश्चन होता है, 25 आपका फिजिक्स का क्वेश्चन होता है और 25 आपका केमिस्ट्री का क्वेश्चन होता है। ठीक, 25-25 क्वेश्चन होते हैं पर क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन के 4 मार्क्स होते हैं, यानी टोटल आपका 300 नंबर का पेपर होता है।
ठीक है। 300 मार्क्स के पेपर होते हैं। आपको बता दूं कि यहाँ पे अगर आप एक क्वेश्चन सही करेंगे तो आपको 4 मार्क्स मिलेगा, अगर आप एक क्वेश्चन गलत करेंगे तो आपको -1 मिलेगा, और अगर आप एक क्वेश्चन छोड़ देंगे तो आपको 0 मिलेगा। सो नेगेटिव मार्क्स की फैसिलिटी यहाँ होती है। ठीक, चलिए, अगर आप मेंस का पेपर देते हैं और मेंस के पेपर में आप क्वालिफाई हो जाते हैं, नॉट ओनली क्वालिफाई, आपकी अच्छी रैंक आ जाती है। अच्छा रैंक कहने का मतलब है कि अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं और आपका रैंक 20,000 के अंदर है तो आपको कोई ना कोई NIT मिल जाएगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आपको मिल जाएगा। ठीक, वो अलग बात है कि आपको कौन सा ब्रांच मिल रहा है, कौन सा स्ट्रीम मिल रहा है, वो अलग चीज़ें होती हैं, लेकिन अब 20,000 आपकी रैंक है तो आपको कोई ना कोई NIT आराम से मिल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। लेकिन अगर हम एडवांस की बात करें तो मेंस अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं, यानी इसका कट ऑफ पार कर जाते हैं, तब आप एडवांस देने के लायक बनते हैं। और एडवांस का ऐसे समझो, देखो हर साल एडवांस का पैटर्न हल्का फुल्का बदलते रहता है, बिकॉज हर साल कोई नई IIT होती है जो एडवांस के क्वेश्चंस को सेट करती है। जैसे इस साल का पेपर देखो तो IIT कुरुक्षेत्र, IIT नॉट कुरुक्षेत्र, इट्स खड़गपुर, IIT खड़गपुर इस बार का पेपर सेट करने जा रही है। ठीक है ना। तो एडवांस की अगर हम बात करें तो एडवांस में पेपर का पैटर्न अलग अलग होता रहता है, लेकिन ऐसे समझो कि अगर तुमने 40% मार्क्स स्कोर कर लिया, एडवांस में अगर तुमने 40% मार्क्स स्कोर कर लिया तो तुमको कोई ना कोई IIT का कॉलेज मिल जाएगा, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो आपकी फाइट 40% मार्क्स को स्कोर करने की है। अगर आपने 40% स्कोर कर लिया है तो आपको कोई ना कोई IIT मिल जाएगा, बट ये 40% स्कोर करना मुश्किल है। अब कहोगे कि सर आप इंट्रोडक्शन वीडियो ऑफ क्लास 11th बता रहे थे और ये बताने की क्या जरूरत है, तो समझिएगा, जब कोई बच्चा क्लास 10th के बाद मैथ्स को एज अ मेन सब्जेक्ट ऑप्ट करता है, जैसे आप बच्चों, आप लोगों ने मैथ्स को मेन सब्जेक्ट की तरह ऑप्ट किया है, तभी मेरे वीडियोस को देख रहे हो। देखो आज के क्लास में हम कोई बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं करने वाले हैं। आज के क्लास में सिर्फ और सिर्फ हम ये समझने वाले हैं, ये देखने वाले हैं कि आखिर हमने जो अपनी जर्नी स्टार्ट की है मैथ्स को लेके, वो कहां तक पहुंच सकती है, हम मैक्सिमम उसको कहां तक लेके जा सकते हैं। वैसे लेके जाओ तुम जहां लेके जाना है, लेकिन जो एग्जैक्ट एक पाथ होता है वो समझना जरूरी है। समझिएगा, 10th क्लास के बाद अगर आप मैथ्स को एज अ मेन सब्जेक्ट की तरह ऑप्ट करते हैं, यानी लेते हैं, तो आप इतना ध्यान रखिए कि कहीं ना कहीं आप इससे क्या करना चाहते हैं, अपने करियर को बहुत ही ग्लोरियस बनाना चाहते हैं, बहुत ही अच्छा बनाना चाहते हैं। समझ रहे हैं। तो इसके लिए 2 बातें आ जाती हैं, या तो आप बेसिक साइंस के फील्ड में जाइए, है ना। बेसिक साइंस कहने का मतलब हो गया कि आप रिसर्च फील्ड में जाइए, ज्यादा समझ में आएगा आपको रिसर्च शब्द, या फिर आप इसको लेके टेक्निकल फील्ड में जाइए, टेक्निकल फील्ड में जाइए, टेक्निकल साइंस में जाइए। तो मैक्सिमम बच्चों का होता है कि सर हमको टेक्निकल साइंस में जाना है, बिकॉज रिसर्च फील्ड में जाने वाले बच्चे काफी कम होते हैं। लेकिन अगर आप में से कोई बच्चा है जो रिसर्च फील्ड में जाना चाहता है तो हम उसके लिए हमेशा तैयार हैं, बिकॉज मुझे रिसर्च फील्ड ज्यादा बेहतर लगता है। मेरी खुद की जो सिलेबस है या मेरा खुद का जो सोर्स है वो बेसिक साइंस ही है, मैं टेक्निकल साइंस को नहीं किया हूँ, फिर भी। तो अगर आप टेक्निकल साइंस में जाना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं आप सोचेंगे कि आप बेस्ट कॉलेजेस से टेक्निकल साइंस की डिग्री लें, और वो कहीं ना कहीं IIT और NIT होता है। लेकिन अगर आप इसके बावजूद भी आप बेसिक साइंस में जाना चाहते हैं तो भी आपके पास बहुत से इंपॉर्टेंट कॉलेजेस हैं, जैसे चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट, जिसको CMI के नाम से जानते हैं, या फिर आप बढ़िया से बढ़िया दिल्ली यूनिवर्सिटी जा सकते हैं, या फिर आप BHU जा सकते हैं, या फिर आप ISI बेंगलोर जा सकते हैं, है ना। ठीक, या फिर आप KVPY का एग्जाम दे सकते हैं। ये सब छोटी छोटी एग्जाम्स हैं जो कि आपको मैथ्स लेने के बाद आप दोगे। ये एग्जाम्स है मेरे प्यारे बच्चों। इस एग्जाम्स को देने के बाद जब आप 12th पास आउट कर जाएंगे तो इस एग्जाम को देने के बाद आप अच्छे कॉलेज में जाएंगे और वहां से आपका करियर स्टार्ट होना शुरू होगा। अभी तो आप अपने करियर को स्टार्ट करने के लिए, अभी आपकी करियर स्टार्ट नहीं हो रही है मेरे भाई, आपके करियर को स्टार्ट करने के लिए आप प्रिपरेशन करेंगे। तो ये सारी जो एग्जाम्स आप देख रहे हो ना, इन सारे एग्जाम्स का जो सिलेबस होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो 11th और क्लास 12th के अराउंड इर्द गिर्द घूमते रहता है। 11th और 12th के अराउंड ही घूमते रहता है। अगर आप 11th और 12th के मैथमेटिक्स, फिजिक्स,
और केमिस्ट्री को जेन्युइन, एक जेन्युइन नॉलेज होता है, उस नॉलेज के हिसाब से अगर आप इसको पढ़ते हैं तो आप इन सब चीजों को दे सकते हैं। और अगर आप ईमानदारी से पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे, हम लोग के गाइडेंस में पढ़ेंगे, तो गारंटेड ये भी बात समझ के रख लो कि आप 11th 12th के साथ ही साथ इस सब एग्जाम्स को भी क्रैक कर पाएंगे, बहुत बढ़िया से क्रैक कर लोगे, कोई बहुत बवंडर वाली चीज नहीं है। तो इसी वजह से मैं इन सब चीजों को बता रहा हूं, क्योंकि आपका फाइनल जो गोल होना चाहिए जब आप 11th और 12th पढ़ रहे हैं, समझिएगा मेरी बात को। देखो, हर इंसान के गोल होते हैं, उनका एक एम होता है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ड्रीम एंड गोल। ड्रीम सिर्फ ड्रीम है और गोल ड्रीम के साथ, उस ड्रीम पे प्लानिंग के साथ वर्क करना है। अगर आपने कोई ड्रीम देखा है तो मे बी वो बहुत ऊंचा हो सकता है, बहुत ऊंचा, लेकिन वो ड्रीम ही रह जाएगा, वो सपना ही रह जाएगा जब तक तुम उस सपने के लिए प्लानिंग करना और काम करना शुरू नहीं करोगे। एक ड्रीम गोल में तब तब्दील होता है जब आप उस ड्रीम को पाने के लिए प्लानिंग और उस पर वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं। तो 11th 12th में जब आप पढ़ रहे होते हो ना, तो आपको अपना गोल सेट करना होना है। बहुत जरूरी है अपने गोल को सेट करना कि हमको ये चीज पाना है। दो प्रकार से गोल आपको सेट करना होगा। एक, आपको अपना डेली गोल सेट करना होगा, जिसके बारे में हम अभी आगे डिस्कस करेंगे, और एक आपको अपना मेन गोल सेट करना होगा। तो मैं सारे वैसे बच्चे को मतलब कहते हैं ना कि एकदम हार्डली, एकदम स्ट्रांगली रिकमेंड कर रहा हूं कि अगर आपने मैथ्स को ऑप्ट किया है तो अपना गोल आईआईटी और एनआईटी को सेट करिए। आप जाओ आईआईटी में पढ़ने या मत जाओ, आप टेक्निकल डिग्री पाओ या मत पाओ, तुमको इंजीनियर बनना है कि नहीं बनना है, दैट वन इज अ डिफरेंट थिंग। तुमको यूपीएससी निकालना है, तुमको आईएएस बनना है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अपना गोल आईआईटी और एनआईटी सेट करने का मतलब है कि अपने पढ़ाई के स्टैंडर्ड को आईआईटी और एनआईटी तक के स्टैंडर्ड से मीट कराइए। आप मत जाइए आईआईटी, आप मत बनिए इंजीनियर, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो तुम्हारे 11th और क्लास 12th का सोचने की क्षमता है, जो लॉजिक लगाने की क्षमता है, जो उस पर एप्लीकेशन करने की क्षमता है, उसको आप 11th 12th तक ही मापदंड बना के मत रखिए। अपना मानक आईआईटी और एनआईटी को मानिए, वहां तक के लेवल को अपने पढ़ाई को उठाइए। बस इसी वजह से मैंने इन सब चीजों को आपको बताया है। समझ रहे हो बात को? अगर आप अपने 11th क्लास और 12th क्लास के स्टडी को आईआईटी और एनआईटी के धैर्य पे, उसके मानक दंड पे, वहां पे एक लेवल बना के सेट करके और पढ़ोगे, तो गारंटेड है कि आपका 11th और 12th काफी बेहतर ढंग से क्लियर भी हो जाएगा। और उसके साथ साथ 11th 12th क्लियर होने के साथ साथ आप बहुत बढ़िया ढंग से अपने आईआईटी और एनआईटी को निकाल भी सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो निकल भी जाएगा, और निकल जाएगा तो जाना होगा तो जाना, नहीं जाना होगा तो मत जाना, कौन सी बड़ी बात है, ठीक है ना? तो मेन मुद्दा यही है। अब देखिए क्या है कि ये सब तो चलो ठीक है, थोड़ी बहुत ऊपर ऊपर की बातें हो गई, मतलब क्या है, हमें क्या गोल सेट करना है, वो बातें हो गई। अब जरा हम आते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि 11th 12th में मेरा मैथ्स अच्छा हो जाए, पहले आपका मैथ्स कैसा था हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपका 11th और 12th में मैथ्स बेहतर हो जाए, तो आपको एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी अपनानी होगी। देखो, पढ़ते हर एक बच्चे हैं, लेकिन उसी पढ़ाई में से कुछ बच्चे होते हैं जो टॉपर्स के लिस्ट में आते हैं, और कुछ बच्चे होते हैं जो कि फेल्योर के लिस्ट में आते हैं। कुछ मीडियोकर होते हैं जो कि मिडिल में ही रह जाते हैं, ना तो टॉपर होते हैं ना तो फेल्योर होते हैं, ठीक है? तो क्या अंतर पड़ता है? पढ़ाई तो सब करते हैं, बस ये है कि कुछ बच्चे तरीके से पढ़ते हैं, उनका एक तरीका होता है पढ़ने का, और उस तरीके को वो और ज़्यादा इम्पैक्टफुल और ज़्यादा बढ़िया इफेक्टिव बनाते चले जाते हैं। तो क्या तरीका होना चाहिए? मैं एक जनरल कैटेगरी, एक जनरल तरीका बता रहा हूं, आप क्या तरीका अपनाएंगे अपने 11th और क्लास के 12th के स्टडी के दौरान, ठीक है? सबसे पहला चीज, जो भी चीजें आपको क्लास में पढ़ाई जाती है, जिसको हम क्लास वर्क कहते हैं, आप उसको एकदम ध्यान से ग्रास्प करिए। आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, है ना? क्लास वर्क्स को समझने के लिए पेशेंस होना चाहिए। आपको जो भी चीजें क्लास में पढ़ाई जाती हैं, आप उसको एकदम गौर से, एकदम ध्यान से, एकदम कंसंट्रेशन के साथ इसको समझने की कोशिश करो। कोशिश क्या करो, आपको समझ आएगी वो चीजें। तो आपको क्लास वर्क को बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ समझना है। जब आप क्लास वर्क समझ जाते हैं तो आपको इस क्लास वर्क को रिवाइज करना होता है मेरे भाई। आपको इस क्लास वर्क को क्या कर लेना है मेरे बच्चों? रिवाइज कर लेना है।
अगर आप रिवीजन नहीं करते हैं तो मेरे भाई आप समझ लो आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो। बिकॉज एक बहुत बड़े आदमी ने कहा है रिवीजन इज द सोल ऑफ एजुकेशन। अगर आत्मा देखो, पढ़ाई की आत्मा अगर देखी जाए तो वो रिवीजन ही है। तो आपको रिवाइज करना बहुत जरूरी है। तो आपने क्लास वर्क लिया, आप क्लास वर्क पढ़ लिए, क्लास में आपको जो भी चीजें पढ़ाई गई आप उसको पढ़े। पढ़ने के बाद आपको इंस्टेंटली उन सारी चीजों को रिवाइज करना है। अब रिवाइज कैसे करना है मैं ये भी टेक्निक बताऊंगा। अभी आज के ही सेशन में रिवाइज कैसे करना है मैं ये बात भी आपको बताऊंगा। तो क्लास वर्क करिए, क्लास वर्क करने के बाद आपको चीजों को रिवाइज कर लेना है, बढ़िया से, खूब बढ़िया से रिवाइज कर लेना है। जब आप चीजों को रिवाइज कर लेंगे तो रिवाइज करने के बाद आपको क्लास वर्क में प्रोवाइड किया जाएगा होमवर्क। क्लास वर्क के बेसिस पे आपको होमवर्क प्रोवाइड किया जाएगा। नाउ आपने क्लास वर्क किया, आपने रिवीजन किया, अब आप होमवर्क को कर लीजिए। आपके होमवर्क को करने के बाद जब आप होमवर्क करेंगे तो गारंटेड है कि आपसे सब होमवर्क तो होने वाला है नहीं, कुछ ना कुछ तो बच ही जाएगा। यानी आपके पास आएगा आपका डाउट। नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होने से पहले, अगला क्लास आप करो उससे पहले आपका डाउट क्लियर हो जाना चाहिए। जब आपका डाउट क्लियर हो जाएगा तब आप फिर से मूव ऑन करो अपने क्लास वर्क पे। देन अगेन रिवीजन, देन अगेन होमवर्क, देन डाउट, देन क्लास वर्क, देन रिवीजन, देन होमवर्क, देन डाउट, और ये सर्कल चलता रहेगा। इस सर्कल के चलने के साथ साथ आपका एक पर्टिकुलर चैप्टर कंप्लीट हो गया। मान लो आप कोई भी चैप्टर था, चैप्टर 1, आपने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया, आप पढ़ लिए, पूरा चैप्टर आपको अच्छे से समझ आ गया। जैसे ही आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ, अब हमारा काम होगा कि उस चैप्टर पे अपने को टेस्ट दे के नाप ले कि भैया हमने जो पढ़ा है वो रियल मायने में हमारे लायक है कि नहीं, कि बस खाली गोल गोल। तो टेस्ट देना वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क। टेस्ट देना ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क नहीं है, टेस्ट के बाद अपने आप को इस टेस्ट पे एनालाइज करो मेरे भाई। एनालाइज करना भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क है। आप अपने आप को एनालाइज करो, एनालाइजेशन करिए कि आखिर टेस्ट में मेरे मार्क्स कम आए हैं, किसी जगह पे मुझसे क्वेश्चंस नहीं बन पाया, तो क्या प्रॉब्लम था, वो क्वेश्चंस क्यों नहीं बना? क्या उसके टॉपिक को मैंने क्लास वर्क्स में अच्छे से नहीं समझा था, या मेरे रिवीजन में प्रॉब्लम है, या मैंने उस पर होमवर्क नहीं किया था, या होमवर्क किया था उसका डाउट क्लियर करवाना बच गया था? यही 4 प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो इन 4 में से क्या प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को दूर करो एंड देन हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे मूव ऑन करेंगे। तो ये एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी होती है किसी भी चैप्टर को कॉन्फिडेंस के साथ कंप्लीट करने का। तो हम लोग भी सेम यही स्ट्रैटेजी अपनाने वाले हैं, कोई अलग स्ट्रैटेजी नहीं, कुछ बड़ा बवंडर नहीं, बस यही सिंपल सा, एकदम सीधा सा, बोला तो था आसान है वाला स्ट्रैटेजी है मेरे भाई। सिंपल सा आसान है, एकदम सिंपल आसान स्ट्रैटेजी है, आपको इसको बढ़िया से फॉलो कर लेना है बस। तो पहली चीज समझ में आई आज की क्लास की कि आपको ये स्ट्रैटेजी फॉलो करके अपने क्लास को करना है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं, अगली बात पे आते हैं। अब बात आती है सर ठीक है सर हमने ये स्ट्रैटेजी फॉलो करी, गजब, बहुत बढ़िया हुआ। अब थोड़ी बातें आती हैं हमारे रिवीजन पे कि हम रिवीजन कैसे करेंगे, है ना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि सर हम लोग रिवीजन कैसे करेंगे। देखो यार, तुम लाख चीजें पढ़ लो, तुम ऐसे समझो, छोटी सी बात तुम लोगों को समझा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है कि हमारे पास एक घड़ा है यार, समझना, मेरे पास एक घड़ा है, मेरी ड्राइंग काफ़ी अच्छी है, मान लो ये मेरे पास एक घड़ा है और एक सेम ऐसा ही एक घड़ा और है हमारे पास, ठीक है, ये 2 घड़े हैं हमारे पास। एक घड़ा में यहाँ पे छेद है भाई, ठीक है, यहाँ पे एक घड़े में छेद है। अब मैं इसमें पानी डाले जा रहा हूँ, पानी डाले जा रहा हूँ, पानी डाले जा रहा हूँ, इसमें मैं बूंद बूंद पानी डाल रहा हूँ, 2 बूंद डाल रहा हूँ, और इसमें मैं पूरा 1 गिलास पानी डाल रहा हूँ, ठीक है। 5 दिन के बाद, 5 दिन तक आप डालते रहो, 2-2 बूंद, 2-2 बूंद, 2-2 बूंद, इसमें 1-1 गिलास, 1-1 गिलास, 1-1 गिलास। 5 दिन के बाद आप आओगे, देखोगे कि ये बूंद बूंद में आपको पानी मिलेगा, लेकिन इस 1 गिलास वाले में से सारा पानी निकल जाएगा। यही कहानी है, समझिएगा, आप लोगों के साथ यही कहानी होती है। हम एक बार में खूब ज्यादा पढ़ने की कोशिश कर लेते हैं, ये भी पढ़ लें, वो भी पढ़ लें, आगे बढ़ जाएं, सर पे अपना इंप्रेशन जमा दें, आगे आगे पढ़ के सर जब पढ़ाएंगे तो गप गप बताएंगे, अरे भैया पूरा इंप्रेशन जम जाएगा ना हिला के। अरे यार, मेरे सामने इंप्रेशन जमा के क्या कर लोगे? मतलब एक बात बताओ, इंप्रेशन का अनुष्का शर्मा दिख रहे हैं हम तुमको? नहीं ना, तो मेरे सामने काहे के लिए इंप्रेशन जमाओगे, है ना। ठीक, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो जेन्युइनिटी पे लगे रहिए। अब देखिए, आप कम कम पढ़िए, लेकिन आपके पास उसको रिटेन करने की कैपेसिटी होनी चाहिए, उसको होल्ड करने की कैपेसिटी होनी चाहिए, और ये होल्ड करने की कैपेसिटी आपको रिवीजन से मिलेगी,
ठीक है। अगर आप रिवीजन नहीं करते हैं तो आप एक ऐसा घड़ा है जो पढ़ तो रहे हैं लेकिन आपके अंदर छेद है मेरे भाई, ये सारा पानी बह जाएगा और आपके पास अंत में कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। तो ये रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब रिवीजन करना कैसे है ये मैं आपको समझा रहा हूं। आपको जो क्लास में पढ़ाया गया होगा, क्या क्या पढ़ाया जाएगा क्लास में, या तो आपको कोई टॉपिक पढ़ाई जाएगी और उस टॉपिक पे बेस्ड आपको कुछ क्वेश्चंस कराए जाएंगे। मैथ्स में तो फिलहाल यही होता है ना, मैथ्स में क्या हर जगह यही होते हैं, टॉपिक पढ़ाए जाते हैं और टॉपिक पे बेस्ड क्वेश्चंस कराए जाते हैं, ठीक। अब जब रिवीजन करने की बारी आएगी तो आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक को उठाएंगे आपके नोट्स से और उसको पहले देख के समझेंगे कि यस ऐसे ऐसे हो रहा है। जब आप उसको समझ जाएं, देखने के बाद वो पूरी चीजें जब आपकी क्लियर हो जाए तो आप उस टॉपिक ऑफ रिवीजन को हटा दीजिए। रिवीजन के टॉपिक को आपने हटा दिया, आपने टॉपिक रिवाइज कर लिया। अब 5 मिनट उस टॉपिक को बिना देखे उसको लिखने की कोशिश करो और उसको खुद से क्लियर करने की कोशिश करो, समझाने की कोशिश करो कि कैसे, हाँ ये ऐसे ऐसे हो रहा था, ठीक है। जब वो हो जाए तो क्लास में जो क्वेश्चंस कराए गए थे उस क्वेश्चन को एक अलग जगह पे लिखो, सिर्फ क्वेश्चंस लिखो और उसको दोबारा उस टॉपिक के मदद से खुद से बनाने की कोशिश करो, वो भी बिना कॉपी को देखे। फिर जब आप उस क्वेश्चंस को बना लो तो अगेन अब आप जाओ चेक करो कि आपने कितने क्वेश्चन सही बनाए हैं। हो सकता है कि 5 क्वेश्चंस में से आपने 4 सही बनाए हो और 5वां गलत हो गया हो। अब आप जाके देखो कि 5वां क्यों गलत हुआ, क्या आपसे सिली मिस्टेक हुई, क्या कैलकुलेशन का मिस्टेक था, या कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट यहां लग पा रहा था जो कि आपको समझ नहीं आया और आप वहां पे गलत कॉन्सेप्ट लगा दिए। तो अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता है या गलत कॉन्सेप्ट लग जाता है तो उसी वक्त अपने पर्टिकुलर टीचर से कांटेक्ट करो और उस टॉपिक को फिर से एक बार समझने की कोशिश करो और जब वो अच्छे से तुमको समझ आ जाए देन फिर आगे अपने होमवर्क पे मूव ऑन करो। तो ये एक रिवीजन करने का मेरे भाई परफेक्ट स्ट्रेटेजी है। जो बच्चे रिवीजन नहीं करते हैं उनके लिए भैया 11th क्लास का मैथमेटिक्स हलवा नहीं है, 12th क्लास का मैथमेटिक्स हलवा नहीं है। मैं बता रहा हूँ मैथ्स है मेरे भाई। ऐसे ही मैथ्स के बारे में लोग नहीं कांपते हैं। जो मैथ्स लेते हैं ना उनके अंदर गट्स होता है, ठीक है, कि हमने मैथ्स लिया है। उनके अंदर ना अपना क्या कहते हैं स्टैंड होता है कि मैंने मैथ्स लिया है और उतना करने की कैपेबिलिटी होती है। सूरज की तरह चमकोगे लेकिन उसके पहले सूरज की तरह जलना सीखना पड़ेगा। जलोगे तभी चमक पाओगे। सोचोगे कि सब काम आसान है ना भाई, तो आसान तो है लेकिन आसान करने के लिए उसके पीछे बहुत हार्डवर्क लगता है और वो हार्डवर्क हम करवा के रहेंगे अगर तुम दक्ष बैच में ज्वाइन हो। अगर तुम दक्ष में हो तो भैया हार्डवर्क तो हम करवा के रहेंगे। हार्डवर्क नहीं कहो, उसको स्मार्ट वर्क कहो, वो हम करवा के रहेंगे, है ना, ये समझिएगा। तो रिवीजन करना आपने समझ लिया, आपको रिवीजन करने के बारे में काफी बेहतर ढंग से समझ में आ रही है बातें। बहुत अच्छी बात है सर, बहुत। देखो यार मेरा एक बात बताता हूँ तुम लोग को, मेरे वीडियोस लंबे होते हैं, ठीक है, हम चीजों को बहुत गहराई में समझाते हैं। मेरा वीडियो लंबा होता है, जिसको देखना होता है ना वो आराम से आके देखता है, खूब बढ़िया निश्चिंतता के साथ देखता है। हम यहाँ पे ना मुजरा करने नहीं आए हैं कि आपको इंजॉय करवाएंगे, हम यहाँ पे पढ़ाने आए हैं। तो हम पढ़ाएंगे और हम बहुत डीप में पढ़ाएंगे चीज़ों को। ये मत समझना कि हम वीडियो को एंटरटेनिंग नहीं बनाएंगे, हम एंटरटेनिंग बनाएंगे, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। हमारी वीडियो काफ़ी इंटरटेनिंग होगी, लेकिन एंटरटेनिंग का मतलब ये नहीं है कि हम अपने रियल इनपुट को छोड़ दें। तो ये बात मत समझना कि मेरे वीडियोस छोटे आएंगे। भाई अगर आपके अंदर पेशेंस है तो दक्ष बॉयज को ज्वाइन करो, आपको फ्रूटफुल रिजल्ट दिखेगा। अगर पेशेंस नहीं है तो बहुत सही से टीचर है यार, तुम वहां जाके ज्वाइन कर सकते हो। हम तुमसे वैसा नहीं बोल रहे हैं कि मते तुम करवे करो। भैया अगर आपको लगता है कि आप IIT निकालना चाहते हैं, आपके अंदर वो आग है, आपके अंदर वो आग है, तब तो दक्ष में ज्वाइन हो। और अगर आपके अंदर वो आग नहीं है, आपको लग रहा है कि हम नहीं कर सकते हैं, तो एक बार मेरे से बात कर लो और उसके बाद भी लगे कि नहीं कर सकते हैं तो फिर सीधा सीधा कॉन्सेप्ट कि आप वैसे जगह चले जाएं जहां पे आप नॉर्मल तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं। यहां पे जो पढ़ाई होगी वो एग्जैक्टली पढ़ाई होगी, बाकी कुछ नहीं होगा। समझो मेरी बात को, बहुत डीप में चलते हैं बातों को। तो रिवीजन के तरीके तो सर हमने आपको समझा दिया, रिवीजन आपने कर लिया बहुत बढ़िया तरीके से। अब रिवीजन के बाद जो हम बात समझाने वाले हैं होमवर्क। देखो होमवर्क करने की भी एक स्ट्रैटेजी होती है। होमवर्क करने को भी आप बढ़िया तरीके से कर सकते हो। रीजन है कैसे, देखो समझना। होमवर्क करने में आपको एक मेथड यूज करना होगा, जिस मेथड को हम लोग कहते हैं क्रॉस टिक एंड सर्कल मेथड। क्रॉस टिक एंड सर्कल मेथड। अब ये क्या है क्रॉस टिक एंड सर्कल मेथड? मान लीजिए कि आपके पास 10 क्वेश्चंस एज अ होमवर्क मिले हैं, वैसे ज्यादा मिलेंगे, 10 तो नहीं मिलेंगे, लेकिन मान लो कि 10 क्वेश्चंस होमवर्क के तौर पे आपको मिला। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा,
5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां। आप क्वेश्चन बनाना चालू किए, आपसे पहला बन गया, दूसरा बन गया, तीसरा बन गया। आपने पहला को टिक किया, दूसरा को टिक किया, तीसरा को टिक किया, पहले ही अटेम्प्ट में एक ही बार में बन गया, कोई दिक्कत नहीं। आप चौथे पे आए, चौथा क्वेश्चन आपसे फंस गया और भैया ऐसा फंसा कि बने भी नहीं किया, तो इसको क्रॉस कर दिए। फिर आप 5वां पे आए, बन गया, 6ठा बन गया, 7वां आए, फिर रुक गए, कोशिश किए नहीं बना, एक बार और कोशिश किए, बन गया, यानी बन गया, तुम ही से बना लेकिन थोड़ा मेहनत करके, तो इसको सर्कल कर दिए। फिर आपने 8वां बनाया, 9वां बनाया, 10वां आपसे नहीं बना, 10वां आपने क्रॉस कर दिया। अब देखो क्या हुआ, जो क्वेश्चंस आपने टिक किए हैं वो नॉर्मल क्वेश्चंस थे, आपने एक दफा में ही बना लिया, लेकिन जो क्वेश्चंस आपने क्रॉस किए हैं वो आपसे बना ही नहीं। अब बनता क्यों नहीं है क्वेश्चन? दो रीजन, या तो आपको क्वेश्चन समझ नहीं आया, या फिर आपको क्वेश्चन समझ आया तो उसमें किस तरीके से जाएं ये क्लियर नहीं हो पा रहा है, यानी आपका अप्रोच थोड़ा ढीला है। अब अप्रोच ढीला क्यों होता है ना? अप्रोच ढीला क्यों है मेरे भाई? क्वेश्चंस नहीं बने, आपके अप्रोच ढीले हो गए, क्यों है आपका अप्रोच ढीला? इसके पीछे का सिंपल लॉजिक कि या तो आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है और नहीं तो आपका पीछे का जो है ना बेस वो कमजोर है, यही दो रीजन हो सकते हैं। तो भैया इस क्वेश्चन को तो आप अपने टीचर से पूछोगे ना, ऐसे करके डाउट करके अपने टीचर से पूछोगे, मास्टर जी से पूछोगे कि सर जी बताइए डाउट, और ये डाउट क्वेश्चंस बन गए। लेकिन ये क्वेश्चंस आपसे बन गए थे, थोड़े से पेशेंस रखने के बाद बने थे, मेहनत किए बन गया। तो अब इस तरह से करने से होमवर्क क्या फायदा होता है कि जब टेस्ट की बारी आएगी, जब रिवीजन का समय आएगा, तो रिवीजन के वक्त आप क्रॉस वाले क्वेश्चन को तो गारंटेड फिर से बनाओगे, दोबारा बनाओगे। तो सबसे पहले जब रिवीजन का टाइम आए तो रिवीजन के वक्त आप क्रॉस क्वेश्चंस को बनाएंगे और उसके बाद सर्कल क्वेश्चंस को बनाएंगे। टिक वाले को अगर छोड़ भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन अगर इन दोनों को छोड़ोगे तो मेरे भाई प्रॉब्लम आ जाएगा। तो जब आप होमवर्क करने वक्त ये क्रॉस, स्टिक एंड सर्कल मेथड अपना लेते हैं तो उस कंडीशन में आपकी चीजें रिवाइज करने वक्त काफी इंपैक्टफुल हो जाती है। तो होमवर्क करने का ये एक तरीका होता है। आ गई बात समझ में? तो मेरे हिसाब से हमको लगता है कि आप ये तो समझ चुके होंगे कि 11th क्लास में हमें पढ़ाई करने का क्या क्या स्ट्रैटेजी अपनाना है। सबसे पहले क्लास वर्क ढंग से करना है, उस क्लास वर्क को ढंग से करने के बाद घर पे जाके चीजें अच्छे से रिवाइज करनी है। रिवीजन करने का टेक्निक मैंने आपको बता दिया। रिवीजन करने के बाद जो आप होमवर्क करेंगे, होमवर्क को किस मेथड से करना है, किस स्ट्रेटेजी से करना है, आपको यह भी समझा दिया गया है। ठीक है, अब ये तो भाई हो गई तुम्हारे एंड से कि तुम क्या क्या करोगे। अब आती है मेरी बात, हम आपको कौन कौन सी चीजें प्रोवाइड कराएंगे इस दक्ष बैच के अंदर। मैंने इसके बारे में पहले भी डिस्कस किया है, लेकिन हम थोड़ा एक बार फिर से उस चीज को रिन्यू करना चाहते हैं। अब समझिएगा, अगर मैं बात करूं क्लास 11th की, तो क्लास 11th में जो चैप्टर्स आपके स्टार्ट होते हैं वो सबसे पहला स्टार्ट होता है सेट थ्योरी। दूसरा चैप्टर जो आपको मिलेगा आपके एनसीईआरटी के अंदर वो आपका स्टार्ट होगा रिलेशन। तीसरा चैप्टर जो आपको मिलेगा वो आपका होगा फंक्शन। उसके बाद चौथे चैप्टर पे अगर आप चले आओ तो चौथे चैप्टर पे आपको मिलता है लीनियर इनइक्वालिटी। अरे यार मैंने बहुत छोटा लिख दिया ना, तुम लोगों को दिख नहीं रहा होगा, है ना? लीनियर इनइक्वालिटी। अच्छा रुको थोड़ा बड़ा कर देता हूं। लीनियर इनइक्वालिटी। अगर आप 5वें नंबर पे आओ तो आपको दिखेगा कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक, 6ठे नंबर पे आओ आपको दिखेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 7वें नंबर पे आओ आपको दिखेगा एपी, फिर आपको दिखेगा जीपी, फिर आपको दिखेगा सीक्वेंस सीरीज। ऐसे करते करते ढेरों चैप्टर पड़े हुए हैं यार, एनसीईआरटी में जाके देखो, आप उसको मिल जाएगा, आपको चैप्टर क्या क्या है मिल जाएगा, टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, वो आपको दिख जाएगा। हम लोग किस ढंग से अपने चैप्टर को स्टार्ट करेंगे? देखो बाबू, हम तुम्हारे जो सबसे पहला जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट होगा लॉग। असल में ये आपके जेई एडवांस का सिलेबस है मेरे भाई, समझिएगा बात को। लॉग जो है वो आपके जेई एडवांस में पूछता है, मेंस में नहीं पूछता है, जेई एडवांस में। लॉग में मेंस में आता है रिलेटेड क्वेश्चंस आता है, डायरेक्ट नहीं लेकिन रिलेटेड क्वेश्चंस आता है, एडवांस का क्वेश्चन है। ठीक है, और ये आपके 11th क्लास के बुकिश नॉलेज में नहीं दिया हुआ है। बुकिश नॉलेज में बस इसका एक छोटा सा झलक दिया है, झलक, एक पन्ने में लॉग को खत्म कर दिया गया है। लेकिन ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हमें पढ़ना जरूरी होता है अगर आप बेहतर ढंग से 11th 12th को डील करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लॉग पढ़ेंगे। अब कैसे पढ़ेंगे? तो हम इस पे क्लास वर्क तो तुमको देंगे ही, है ना? सॉरी, क्लास वर्क तो हम लोग लॉग पे करेंगे ही। लॉग पे
क्लास वर्क करने के बाद जो भी टॉपिक हम डेली के डेली ऑनलाइन क्लास में पढ़ेंगे, डेली के डेली ऑनलाइन क्लास में, उस पर आपको एक मिलेगा डेली प्रैक्टिस पेपर, डीपीपी, जिसमें 10 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, 20 क्वेश्चन भी। ये डिपेंड करेगा कि क्लास में आपने कितना पढ़ाई किया। जितना भी आपने क्लास वर्क किया उसके हिसाब से आपको एक डीपीपी मिल जाएगा। ये डीपीपी आपको ऑफलाइन भी मिल सकता है और ये डीपीपी आपको ऑनलाइन भी मिल सकता है। अगर आप ऑफलाइन लेना चाहते हैं तो आपको अब हमारे सेंटर पे आना पड़ेगा, और अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो आपको ऑनलाइन ये लिंक के थ्रू गूगल ड्राइव पे मिल जाएगा। ठीक है, आपको लिंक प्रोवाइड करा दी जाएगी, ये डीपीपी आपको मिलेगा। इस तरह से करके आप लॉगरिदम के हर एक चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट करोगे डीपीपी वाइज। जब डीपीपी वाइज आप चैप्टर को कंप्लीट करोगे तो उसके बाद लास्ट में आपको मिलेगा असाइनमेंट, है ना। अब देखो डीपीपी में क्या होता है कि डीपीपी में टॉपिक वाइज क्वेश्चंस होते हैं, तो आपका माइंड एक टॉपिक को पढ़ा होता है और फिर उस टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को डीपीपी में कर रहा होता है, तो वो काफी आसानी से हो जाते हैं। लेकिन असाइनमेंट की जब आप बात करते हैं तो असाइनमेंट में क्वेश्चंस मिक्सअप होते हैं, ब्लेंडेड क्वेश्चंस होते हैं, मिला जुला होता है। तो कभी आप इस टॉपिक से क्वेश्चन कर रहे हो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन किसी और टॉपिक से होती है, तो वहां पे आप स्विच करना सीखते हो। तो एक तो आपको क्लास वर्क पढ़ाने के बाद आपको डीपीपी मिलेगा ही, उसके साथ साथ आपको असाइनमेंट्स मिलेंगे। ये असाइनमेंट भी आपको ऑफलाइन मिल सकता है और ऑनलाइन भी मिल सकता है, दोनों मिल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑनलाइन चाहो ऑनलाइन ले लो, ऑफलाइन चाहो ऑफलाइन ले लो, बशर्ते यही है ऑफलाइन के लिए आपको सेंटर पे आना होगा और ऑनलाइन के लिए आपको लिंक मिल जाएगी। जो आप तरीका सही समझे आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दोनों ले सकते हैं यार, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, तो ये एक तरीका है। जब असाइनमेंट आप कर लेंगे तो असाइनमेंट के बाद हम लोग अपना सिंपल टेस्ट कंडक्ट करेंगे। टेस्ट आपका ऑनलाइन होगा, है ना, और उसके बाद फिर मार्क्स होंगे, फिर नेक्स्ट चैप्टर पे हम लोग बढ़ेंगे। ठीक, ये सिस्टम है हमारे दक्ष बैच का। ठीक है, तो ये पूरा चीज आपको तैयारी करना है। जो बुक आपको फॉलो करना है मेरे प्यारे बच्चों, मैंने पहले भी बताया था कि आपको जो बुक फॉलो करना है वो आर डी शर्मा की बुक आपको लेनी है। ठीक, देखो यार ऐसे करने को तो तुम बहुत से अलग अलग तुमको बुक मिलेंगे, सिंगेज, अरिहंत, ये वो दिस दैट, बहुत, मेरे पास भी करोड़ों बुक हैं यार, हर टॉपिक पे एक बुक बन रहा है आजकल तो, है ना। तो समझो मेरी बात को, एक बेसिक बुक की बहुत जरूरत होती है। आपके पास अगर एक बेसिक फंडामेंटल बुक नहीं होगा, आपका 11th-12th खराब हो जाएगा। तो अगर एक 11th-12th को पकड़ के चलना है और जेई एडवांस तक पहुंचना है तो फंडामेंटल के लिए आर डी शर्मा इज द वन ऑफ द बेस्ट बुक, वन ऑफ द बेस्ट बुक। तो आपको आर डी शर्मा लेना है, मैं आर डी शर्मा ही पढ़ाता हूं, मस्ट है। आप आर डी शर्मा खरीद लेंगे, जितना जल्दी हो सकता है खरीद लेंगे। आर डी शर्मा के साथ जो हम तुमको डीपीपी और असाइनमेंट देंगे ना, ये काफी है। ना तो तुमको इससे ज्यादा कुछ पढ़ना है और ना ही इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत है। अगर तुम पढ़ना चाहते हो तो अपने पैर पे खुद एक कुल्हाड़ी मार रहे हो, बस सीधा बात बता रहे हैं तुमको। अगर तुमको लगता है कि तुम इसको इससे ज्यादा भी कुछ पढ़ना चाहते हो या पढ़ना है, तो भैया अपने पैर पे आप खुद ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं, उसके लिए फिर आपको कोई बचाने नहीं जाएगा। तो चुपचाप आर डी शर्मा की बुक ले लेना। अगर दक्ष में ज्वाइन हो रहे हो तो डीपीपी और असाइनमेंट्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे ही, सिंपल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, और हम अपना पढ़ाई स्टार्ट कर देंगे। ठीक, देखो आज की क्लास तो पूरी तरह से तुम्हारे इंट्रोडक्शन पे बेस्ड हो गई। हमने हर वो चीज़ देखा जो तुम जरूरी था तुम्हारे लिए, हमने स्ट्रैटेजी बताई, हमने जेई और एडवांस और मेंस के बारे में बताया, हमने कुछ और बातें बताई जैसे क्लास में क्या करना है कैसे नहीं। तो आज का क्लास तो पूरी तरह से इंट्रोडक्शन के बेस पे था, आपको हर वो चीज़ समझ आ गई। अब आपकी बारी है, अब आप सुनिए ध्यान से। अगर आपको आज के क्लास के बाद भी मन में कुछ शंका वगैरह चल रहा है तो मैं अपने बारे में तुमको अब बता दूं कि मेरा नाम रविशंकर मिश्रा है। मैं पिछले 6 साल से बच्चों को मैथ्स पढ़ाता हूं। 9th क्लास में भी मैंने पढ़ाया, 10th भी पढ़ाया है, 11th भी पढ़ाता हूं, 12th भी पढ़ाता हूं। सिर्फ मैथ्स नहीं पढ़ाता हूं, 9th 10th में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स सब पढ़ाता हूं। बट अगर आप 12th 11th की बात करिए तो स्पेशली मैथ्स में ट्रेन करता हूं। और मैथ्स में सिर्फ बोर्ड लेवल तक की बातें हमारे साथ नहीं होती है, हम उसको IIT लेवल तक उठा के ले जाते हैं। पिछले 5 साल में जितने भी बच्चे हमारे CBSE से टॉप किए हैं या बिहार बोर्ड से टॉप किए हैं हमारे ईस्ट वेस्ट चंपारण में, पूरे के पूरे ज़िले में, वो मेरे ही स्टूडेंट्स हैं। आप जाके सर्च कर सकते हो, उनका नंबर आपको मिल जाएगा, उन नंबर पे आप फ़ोन करके बात कर सकते हो कि वो किससे पढ़े हैं। तो मेरे कहने का मतलब मैं अपने आप को मतलब ज़्यादा दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, बस आपको पता होना चाहिए कि आप किससे पढ़ रहे हैं। ठीक, ताकि आपकी एक सीरियसनेस की लेवल बनी रहे, मुद्दा यही है। बाकी जब धीरे धीरे तुम 11th में थोड़े, जैसे 10th तक का नॉलेज तुमको है, लेकिन जब तुम 11th में आए हो तो मे भी 11th का नॉलेज आपको ना हो। जैसे जैसे आपको 11th का नॉलेज होने लग जाएगा वैसे वैसे आप खुद ब खुद चीज़ों को समझने लग जाएंगे कि हाँ क्या सच्चाई है, क्या वास्तविकता है। धीरे धीरे समझ जाओगे, लेकिन ज़्यादा बेहतर है कि पहले समझ जाओ। जो बता रहा हूँ उस पर विश्वास करो। क्लियर है? आई होप क्लियर होगा मेरे भाई।
तो सिचुएशन बस यही है, आपको आर डी शर्मा की बुक ले लेनी है और आप डीपीपी और असाइनमेंट से अपना काम चालू करेंगे। आज की क्लास चलो काफ़ी ज्ञान वाली बातें हो गई, बहुत ज़्यादा ज्ञान हम लोग देने लग गए। कल से हम लोग अपने लॉगरिदम चैप्टर को स्टार्ट कर देंगे, बहुत ही बेहतर ढंग से स्टार्ट करेंगे। अगर किसी बच्चे को लॉगरिदम चैप्टर का ऑफलाइन असाइनमेंट चाहिए वो मेरे सेंटर पे आ सकता है। इसके अलावा अगर आपको कुछ और भी चीजें हैं जो आपको पूछनी है तो 7970391727 पे कॉल करिए और कॉल करके जो आपको पूछना है आप आसानी से पूछ सकते हैं, उसके लिए आपको कोई मनाही नहीं है। कॉल करें, अपना नाम बताएं और नाम बता के आप इस चीज पे पूछ लें, कोई दिक्कत। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया होगा, उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले। अगर आप दक्ष बैच दक्ष 1.0 का हर वो नोटिफिकेशन या हर कुछ इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो उस चैनल को जाएं और सब्सक्राइब कर ले। आपको दक्ष 1 का सारा दक्ष 1.0 का हर इंफॉर्मेशन, सब कुछ, नोटिस सब कुछ मिलता रहेगा, क्लास टाइमिंग वगैरह सब कुछ। अब लास्ट में मैं आपको एक अपने क्लास का पैटर्न बता दूं, यानी कल से जो हम लोग का सिलेबस स्टार्ट होगा। आज तो चलो ठीक है, आज तो हम एक तरीके से आपको बस इंथुजियाज्म आपको समझाए कि हमें क्या करना है। कल से बच्चों जो हम लोग का क्लास स्टार्ट होने वाला है, डेली के डेली रोज सुबह 6 बजे आपका क्लास अपलोड हो जाएगा रिकॉर्डेड लेक्चर के तौर पे। रोज सुबह 6 बजे आपका क्लास आपको रिकॉर्डेड होके आपके टेलीग्राम चैनल पे उसका लिंक आपको मिल जाएगा। क्लियर है? टेलीग्राम चैनल पे आपको 6 बजे उसका लिंक मिल जाएगा, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। आप क्या करेंगे, आप 6 बजे से लेके 9 बजे के बीच में कभी भी उस लेक्चर को आप देख लें, कभी भी 6 से 9 के बीच में कभी भी आप देख लीजिए। मुश्किल से मुश्किल जो मेरा लेक्चर होगा बाबू वो 1 घंटा का होगा, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन इतना समझो कि 1.5 घंटा से कम नहीं होगा। I mean 1.5 घंटा से ज़्यादा नहीं होगा और 1 घंटा से कम नहीं होगा, इतना तो होना है। 1 से 1.5 के बीच में रहेगा, जो भी लेक्चर हम बनाएंगे 1 घंटे से 1.5 घंटे के बीच में रहेगा। 6 से 9 के बीच में आपको लेक्चर देख लेना है, एनी हाउ आपको 6 से 9 के बीच में लेक्चर देख लेना है। आज का भी लेक्चर आपको 6 बजे मिल गया है, ठीक है, 6 से 9 के बीच लेक्चर देख लेना है। उसके बाद रोज डेली 10 बजे सुबह में आपका जूम डाउट सेशन होगा, जूम डाउट सेशन होगा। अब ये जूम डाउट सेशन क्या है, जैसे ही 10 बजेगा आपको आपका जूम ऐप का एक लिंक आपके टेलीग्राम चैनल पे चला जाएगा। उस लिंक में जो बच्चे चाहते हैं जूम से ज्वाइन होना, वो उस जूम क्लास में, जूम डाउट सेशन में ज्वाइन हो जाएंगे। आप सभी के पास जूम का ऐप होना चाहिए, उसमें सीधे ज्वाइन हो जाएंगे। जब ज्वाइन होगे तो हम लोग वहां पे लाइव चीजों को समझेंगे। लाइव चीजों को समझने का मतलब, अगर आपके आज के 6 से 9 के क्लास में आपको कोई चीज दिक्कत हुई है, आपको कोई चीज समझ नहीं आई है, आप कुछ क्लियर नहीं कर पाए हो कि सर आपने ये जो समझाया था ना ये प्रॉपर ढंग से क्लियर नहीं हुआ, एक बार जरा मेरे को बता दो, तो उस जूम के लाइव क्लास में हम आपको काफी बेहतर ढंग से समझा देंगे। एक होम ट्यूशन वाली फीलिंग आपको आएगी, समझ रहे हो? तो ये डेली के डेली 10 बजे से आपका जूम डाउट सेशन चलेगा और जब तक चले, मैंने मैक्सिमम टाइम इसका 12 बजे तक रखा है, 10 से 12, लेकिन ये जब तक चले, 10 से 10:30 चले, 11 चले, जब तक आपका डाउट क्लियर ना हो। सकता है कि किसी दिन आपका डाउट ना हो तो ना चले, लेकिन ये डेली के डेली जूम डाउट सेशन आपका चलेगा। और इस तरीके से हम लोग अपने 2 तारीख से अपने स्ट्रैटेजी के साथ, अपने एनर्जी के साथ बढ़िया से अपना 11th क्लास स्टार्ट करेंगे और हर वो चीज पढ़ेंगे जो आपके लिए जरूरी है। बस अच्छे से पढ़ो, बाकी हर एक इंफॉर्मेशन आप हमको फोन करके या टेलीग्राम चैनल पे मैसेज करके पूछ सकते हो, जो भी तुम पूछना चाहो। आई होप आप चीज़ों को समझ चुके होंगे। चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है, बस ऑनलाइन क्लासेस को बढ़िया से देखते रहो, करते रहो, बहुत मजा आएगा पूरे जर्नी में और इन्जॉय करोगे, ये मेरा वादा है, ठीक है? तो आई होप आप अच्छे से काम करेंगे। चलिए एट लास्ट अपने और अपने पूरे परिवार का ख्याल रखो, कोरोना का समय चल रहा है, उनका केयर करो, बढ़िया से काढ़ा पियो, इम्यूनिटी बूस्ट करो, एक्सरसाइज करो और एट लास्ट स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी बच्चों।